नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। आज की डेट में जितनी भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है उसका 95% ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस थ्रू फॉसिल फ्यूल्स। टोटल प्रोडक्शन जितनी हाइड्रोजन की है उसका 95% हम प्रोड्यूस करते हैं बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो हाइड्रोजन तो हम ले लेते हैं, साथ में दूसरी गैसेज एमिट होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। जब ये गैसेज एमिट होती हैं तो वो हमारे एनवायरनमेंट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देती हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से होता है, जब सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती है तो कुछ हिस्सा, कुछ प्रोपोर्शन धरती सूरज की रोशनी का एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है और कुछ स्पेस में खो जाता है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन, जो प्रोपोर्शन धरती रिफ्लेक्ट करती है उसको ये बाहर स्पेस में नहीं जाने देती, उसके एटमॉस्फेयर में भी, धरती के एटमॉस्फेयर में ही उसको ट्रैप करके रख लेती हैं। जिससे होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर का या धरती का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये हैं कि इससे हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बरसात या फ्लड्स देखने को मिल रहे हैं और कहीं पे सूखा या ड्राउट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज अगर किसी एक लेवल के बाद बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं तो एवरेज टेम्परेचर हमारी अर्थ का, हमारे एटमॉस्फेयर का, आसपास की सराउंडिंग का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो जब फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट होती हैं। हम आज की डेट में 95% हाइड्रोजन की प्रोडक्शन बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके हम हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पास पोटेंशियल है टू डीकार्बनाइज द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जिसमें हाइड्रोजन यूज होती है, जैसे कि ऑयल प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर्स में, अमोनिया प्रोडक्शन, स्टील प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन में। तो अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, तो हम डीकार्बनाइज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को और अपने एनवायरनमेंट में से भी कार्बन कंटेंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। कई देश हैं जैसे कि चिली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सऊदी अरेबिया, पुर्तगाल और इंडिया भी उनमें से एक है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि इसकी ओवरऑल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सके, इसका जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है इसको इम्प्रूव कर सके, ताकि एक वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन, अडॉप्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल सके आने वाले कुछ सालों में। तो चलिए आइए दोस्तों समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी में हाइड्रोजन को समझते हैं। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिसका एटॉमिक नंबर 1 है। इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, नॉन टॉक्सिक, लाइटेस्ट गैस। जो हाइड्रोजन है वो कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, आपको ये सिंगल फॉर्म में नहीं मिलेगी कि H2 एक सिंगल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, रादर इट इज फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, कंपाउंड्स के फॉर्म में देखने को मिलती है। सीज में, ओशंस में, लेक्स, रिवर्स और हमारी बॉडी में भी हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती है, एनिमल्स में पाई जाती है, वेजिटेबल्स में पाई जाती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन पाई जाती है कंबाइंड फॉर्म में। अगर आपको हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करनी है, हाइड्रोजन निकालनी है, तो आपको इसके कंपाउंड से इसको तोड़ के या अलग करके बाहर निकालना पड़ेगा। जब हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है और ये एनर्जी आज की डेट में फॉसिल फ्यूल्स के जरिए प्रोवाइड करने। फॉसिल फ्यूल से हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से अलग किया जाता है जिसमें एनर्जी लगती है और फिर हाइड्रोजन को हम स्टोर कर सकते हैं, कंप्रेस्ड फॉर्म में उसको हम स्टोर करके रखते हैं। तो चलिए आप ये भी जान लेते हैं कि हाइड्रोजन किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, वो कौन सा प्रोसेस है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग या SMR प्रोसेस। जब नेचुरल गैस को हम बर्न करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन गैस रिलीज होती है, एमिट होती है। इस मीथेन गैस को स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है। स्टीम H2O दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, स्टीम के साथ रिएक्ट कराया जाता है इसको हाई प्रेशर में। जब ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती है मीथेन गैस तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूट जाते हैं, हाइड्रोजन अलग रिलीज हो जाती है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। तो हाइड्रोजन को हमने स्टोर कर लिया, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, साथ में कुछ मीथेन गैस जो कि यूज नहीं होती इस रिएक्शन में वो भी रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो एक तरह से ये ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं और हमारे जो ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है उसका एवरेज टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
तो इस केस में जो कार्बन एमिशंस हैं वो एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ग्रे हाइड्रोजन प्रोसेस बोलते हैं या सिंपली ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन तो बना ली लेकिन जो कार्बन एमिशंस थे उसको हमने कंट्रोल नहीं किया, उसको हमने एटमॉस्फेयर में जाने दिया, तो इस प्रोसेस को हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। अगर इस प्रोसेस को हम कंट्रोल कर लें, जो गैसेस रिलीज होंगी है ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन, इसको हम कंट्रोल कर लें, इसके एमिशंस को कंट्रोल कर लें, तो इस प्रोसेस को हम ब्लू हाइड्रोजन प्रोसेस बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लीकेज हमेशा रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन हमेशा रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, जिससे जो कार्बन एमिशंस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ते रहते हैं। तो ग्रे हाइड्रोजन में जो भी एमिशंस होता है गैसेस का, उसको हम एटमॉस्फेयर में जाने देते हैं, जबकि ब्लू हाइड्रोजन में उन एमिशंस को हम कंट्रोल करते हैं लेकिन पूरे हद तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं कि हमें हाइड्रोजन चाहिए क्यों। हम फॉसिल फ्यूल्स को बंद कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिव इंपैक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन को हम स्टोर करके रख रहे हैं, ऐसा क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन एक बहुत ही एफिशिएंट एनर्जी सोर्स है। अगर मैं बात करूँ, इट हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी। अगर 1 kg हाइड्रोजन में बर्न करते हैं तो हमें 120 से 140 मेगा जूल एनर्जी मिलती है, एंड दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इस एनर्जी से हम जितने भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं उसको रन कर सकते हैं, स्टील प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में इसका यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, पावर प्लांट में एज ए एनर्जी स्टोरेज सोर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए फॉसिल फ्यूल्स के डिग्रेडेशन के बावजूद भी हम इस हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसका दूसरा मेन रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन को अगर हमने प्रोड्यूस करना है तो हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं, मीथेन स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं और हाइड्रोजन हमें मिल जाती है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज नेचुरल गैस। इसके जो रिजर्व है हमें काफ़ी देखने को मिलते हैं रशिया में, तुर्कमेनिस्तान में, नॉर्थ अमेरिका में, वेनेजुएला, मिडल ईस्ट। तो एक नेचुरल जो रॉ मटेरियल है वाइडली अवेलेबल है और सस्ता है अवेलेबल, इसलिए जो बाकी कंट्रीज हैं इसको इंपोर्ट करते हैं और उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं और अपनी जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल नीड्स हैं उसको पूरा करते हैं। तो मेन चीज़ है, एक तो हाइड्रोजन की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज नेचुरल गैस, वो वाइडली अवेलेबल है, सस्ता है, इसलिए बाकी कंट्रीज इसको खरीदते हैं और अपने एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। तो इसी वजह से, और इसकी जो डिमांड है पिछले डिकेड में हाइड्रोजन की डिमांड काफ़ी बढ़ी है, जिसकी वजह से नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है इसको प्रोड्यूस करने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन एमिशंस बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये कुछ इतना ज़्यादा हो गया है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर हम इसी रेट से कार्बन एमिशंस करते रहे तो बाय 2050 जो एवरेज टेम्परेचर है ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा और दैट वुड हैव वेरी डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन अवर एटमॉस्फेयर। तो इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि कैसे एक नई टेक्नोलॉजी, जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, लेके आया जाए जो कि इन कार्बन एमिशंस को रोके। हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस करे लेकिन कार्बन एमिशंस को रोके, ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, प्रिजर्व रहे और हमारी एनर्जी नीड्स भी पूरी होती रहे। देखिए हमारी धरती में 70% वाटर है एंड वाटर इज व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम वाटर को तोड़ दें थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करके वाटर को अगर हम तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की पानी में, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं और पानी में से हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। अगर ये प्रोसेस बिजली प्रोड्यूस करने का जो प्रोसेस है जिसमें हम पानी को तोड़ रहे हैं, ये प्रोसेस अगर हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से यानी कि सोलर से या विंड से करें तो हमारा जो रॉ मटेरियल जो एनर्जी सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो जाएगा और हम हाइड्रोजन भी ले लेंगे। तो ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी हम सोलर से यूज़ करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से वो काम करेगा। एक सोलर पावर सिस्टम होगा जो सोलर पैनल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, आगे इन्वर्टर उसको डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिव करंट में बदलेगा। ये ऑल्टरनेटिव करंट इलेक्ट्रोड्स के साथ जुड़ा होगा इलेक्ट्रोलाइजर में और ये इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर पानी होगा जो कि उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके उस पानी को तोड़ देगा, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देगा और हाइड्रोजन को हम स्टोर कर लेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दैट वुड बी एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा और हमारा एनवायरनमेंट भी सेव रहेगा। हाइड्रोजन को जो प्रोड्यूस होगी इसको हम स्टोर कर लेंगे और अपनी एनर्जी नीड्स उससे पूरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोलर टेक्नोलॉजी एक तरीके से मदद कर सकती है हमें ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब इनके जो पार्ट्स हैं, एक तो सोलर पावर सिस्टम हो गया, दूसरा इलेक्ट्रोलाइजर्स हो गया और तीसरा इसका स्टोरेज हो गया। जो सोलर पावर सिस्टम है अगर हम सोलर पावर सिस्टम देखें आज से 10 साल पहले तो सोलर टेक्नोलॉजी
इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन आज की डेट में सोलर टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है। टेक्निकली फिजिबल तो है, साथ में फाइनेंशियली अट्रैक्टिव भी है। इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमारे पास आज की डेट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स हैं, चाहे मोनोकॉक टेक्नोलॉजी की बात करें या हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी की बात करें, जो कि पावर लॉसेस को कम करते हैं और हाईली एफिशिएंट हैं, सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और कम पावर लॉस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलाइजर्स की। इलेक्ट्रोलाइजर्स इसमें हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़े चाहिए, जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो जो मेन कंपोनेंट है इसका सोलर पावर टेक्नोलॉजी, तो उसमें फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है, लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है उसमें जो उनकी बनाने की कॉस्ट है वो ज़्यादा है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर्स की कॉस्ट को हमें कम करना है, टेक्नोलॉजी कुछ इस तरीके से बना रही है और काफ़ी प्लेयर्स इसमें कूद रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइजर की टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंप्रूव करें ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो। अब तीसरी बात आती है स्टोरेज की। हाइड्रोजन की स्टोरेज भी कॉस्टली है। तो जो तीन कंपोनेंट्स हैं, सोलर पावर सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, पानी टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, वो इलेक्ट्रोलाइजर में होता है, और उसके बाद उसकी स्टोरेज। तो इलेक्ट्रोलाइजर और स्टोरेज, ये जो कॉस्ट है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोलर पावर सिस्टम। तो जो बिग प्लेयर्स हैं वो इसमें कोशिश कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव किया जाए, इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी और स्टोरेज टेक्नोलॉजी को, ताकि जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है उसको हम इंप्रूव कर सकते हैं। आज की डेट में अगर ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी से हमें हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है तो ये 2 से 3 गुना महंगी है जो हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है, एसएमआर टेक्नोलॉजी से हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो काफ़ी प्लेयर्स हैं, इंडिया उनमें से एक है। रिलायंस, अदानी कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हाइड्रोजन यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, ये बाय 2030 $2 तक ले आए, $2 पर केजी तक ले आए, ताकि इसकी वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन हो सके और हम कार्बन एमिशन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सके अपने एनवायरनमेंट से। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज तो ये है कि इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हाईली इनफ्लेमेबल गैस है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी, ताकि कोई इवेंचुअलिटी ना हो सके। दूसरी बात, अगर इसको स्टोर करके हमें रखना है तो उसका जो स्टोरेज सिस्टम है वो भी काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंप्रेस्ड फॉर्म में इसको स्टोर करके रखा जाता है, और अगर हमें इसे ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू ट्रक्स या थ्रू पाइपलाइंस तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि इस जो रिस्क है उसको रिड्यूस किया जा सके और ट्रांसपोर्टेशन इसकी एफिशिएंट और इफेक्टिव हो सके। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसको अगर हमने ओवरकम कर लिया, इसकी प्राइस को, स्टोरेज को, रिस्क को हमने रिड्यूस कर लिया, तो हम देखेंगे बाय 2030 इसकी वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। अगर हम बात करें सोलर टेक्नोलॉजी की, तो आज से 20 साल पहले सोलर टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं थी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। आज की डेट में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।